हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हम पढ़ रहे थे भाई हिमांक में अवनमन। काफी कुछ कर लिया था भाई हमने हिमांक में अवनमन में। इसके लिए हमने डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला निकाला था, उसके न्यूमेरिकल किए थे, मोलर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी निकाला था। फिर हमने इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन निकाला था कल। उसके बाद फिर हमने इसके स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड मैंने आपको दो बताए थे, जिसमें से मैं एक पढ़ा चुका हूँ। कौन सा मेथड था भाई? वो बैकमान का मेथड। बैकमान ने किया क्या था, एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर काम में लिया था। उस थर्मामीटर की क्वालिटी थी कि वह 0.001 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को इजीली या एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर सकता था, ज्ञात कर सकता था। और उसने सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए अलग अलग गलनांक गलनांक बिंदु निकाला। गलनांक बिंदु बोल दो, हिमांक बिंदु बोल दो, दोनों एक ही होते हैं भाई। वो निकाले और माइनस कर दिया तो डेल्टा टीएफ निकल गया। डेल्टा टीएफ पता चल गया तो हम चाहे तो किसी भी विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना हम अब तक कर चुके हैं। एक मेथड कंप्लीट हो गया। आज बात करेंगे दूसरे मेथड पर, दूसरी प्रायोगिक विधि पर बात करेंगे। दूसरी प्रायोगिक विधि का नाम है रास्ट केम्पर मेथड। रास्ट केम्पर विधि। ठीक, यार इस मेथड को देखो, केम्पर क्या होता है? कपूर। तो इसको रास्ट की कपूर विधि भी कहते हैं, कपूर विधि। अब रास्ट कौन है? रास्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। उसी ने बनाई थी तो अपने नाम पर उसने इसका नाम दे दिया। उसने इस मेथड में कपूर का उपयोग किया तो नाम क्या बन गया? रास्ट कैम्फर मेथड या रास्ट की कपूर कपूर विधि। ठीक है भाई। अब देखो उसने कपूर को ही क्यों उपयोग में लिया? वह किसी और को भी तो काम में ले सकता था। इसका भी रीजन है, सुनो इसका क्या रीजन है। देखो कपूर का जो केफ होता है ना, मैंने आपको केफ बताया था। केफ क्या होता है? मोलर अवनमन स्थिरांक। कपूर का जो केफ होता है वो होता है 37.7 डिग्री सेल्सियस। जिसका मीनिंग क्या है? अगर हम इसकी तुलना किसके, ये तो किसका है? कपूर का है। अगर मैं इस केफ की तुलना वाटर के केफ से कर दूं तो वाटर का कितना होता है भाई? 1.85। बोलो मैंने आपको इतना ही बताया था क्या? इतना ही बताया था। तो देखो वाटर का तो इतना सा होता है और इसका इतना ज्यादा होता है। इसका ज्यादा होने से क्या हो गया? देखो मैंने आपको केफ की डेफिनेशन निकालना सिखाया था क्या, कि जब एक मोल पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो जो भी डेल्टा टीएफ होता है उसी को क्या कहोगे आप? केफ करोगे। मतलब डेल्टा टीएफ का मतलब जो भी ताप में परिवर्तन होगा। डेल्टा टीएफ का मीनिंग क्या है? आपके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। किस किस के टेम्परेचर में? सोलवेंट और सॉल्यूशन के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो जितना ज्यादा टीएफ होगा ये चेंज भी उतना ज्यादा होगा। मतलब टीएफ और टी1 एक दूसरे से दूर होंगे। मतलब मैंने दो कंडीशन पर विचार किया। एक बार तो मैंने टीएफ को कम लिया, छोटी वैल्यू ली। छोटी वैल्यू की कंडीशन में क्या होगा? टी1 और टीएफ पास पास होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एक बार मैंने टीएफ को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। बड़ा करने से क्या हो गया? ये दोनों दूर दूर चले गए। टी1 कहीं वहां पर है और टीएफ मुझे कहीं यहां पर मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। जितना छोटा टीएफ होगा गैप उतना ही कम होगा। मतलब टीएफ भी यही होगा और टी1 भी यही कहीं होगा। तो हमें नापने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है।
अगर टीएफ बड़ा होगा तो टीएफ कहीं यहां पर होगा, मतलब डेल्टा टीएफ बड़ा होगा तो टीएफ कहीं यहां पर होगा और टी1 कहीं यहां पर होगा। अब टीएफ और टी1, अब इसको भी आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसको भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा होने से इसको भी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया, इसको भी एक्यूरेसी के साथ में मेजर किया। पहले दोनों यहां पर थे तो इसको ज्ञात करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत मान हमें किसका पता लग सकता है, इसका भी पता लग सकता है। इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत मान हमें इसका भी पता लग सकता है। मतलब दोनों को मेजर करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसमें प्रॉब्लम करेगा और ये इसमें प्रॉब्लम करेगा। आई बात समझ में? तो हमारे लिए अच्छा क्या है कि डेल्टा टीएफ ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ये दूर दूर हो और इनको हम स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकें। तो यहां पर क्या हुआ, ये केएफ कम था, मतलब इसका जो डेल्टा टीएफ होगा वो भी कम रहेगा। यहां पर केएफ ज्यादा है तो इसका डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा। अब ये मैंने ज्यादा कम कैसे किया, ये आपको पता लगना चाहिए। मैंने केएफ की जब परिभाषा बताई थी ना तो वहां पे साफ लिखा था, अभी भी देख लो, खोल के कॉपी लिखा होगा आपने, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। बोलो परिभाषा हमने यही से बनाई थी, मतलब डेल्टा टीएफ सीधा किसके बराबर हो गया था, केएफ के बराबर। अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, अगर ये कम तो ये भी कम। बोलो ऐसा ही है क्या? तो ऐसा ही है। मैं पानी पीता हूँ भैया। बोलो ऐसा ही था ना? ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था भाई। तो हमने देखा केएफ ज्यादा तो डेल्टा टीएफ भी ज्यादा, और केएफ कम तो डेल्टा टीएफ भी कम। इस कंडीशन में हम दोनों को इजीली मेजर कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम दोनों को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। आसानी से ज्ञात करने का मतलब है कि किसी भी इस वाली कंडीशन में दोनों पास पास होंगे तो हमें किसी स्पेशल प्रकार के, जैसे कि वेगमान थर्मामीटर का स्पेशल प्रकार के थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको हम किसी ऑर्डिनरी सामान्य से थर्मामीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों चाहिए, जैसे कि ये मैं समझा देता हूं वरना कुछ बच्चे जो सुने होंगे। कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखो भाई, पास पास होने का मीनिंग है, सपोज करो ये मुझे मिला 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और ये मुझे मिला 1.3 डिग्री सेल्सियस। ये तो मुझे इतना मिला, ये मुझे इतना मिला, इतना पास पास कर दिया मैंने। अब बताओ आपका जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है ना, वो 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री की वैल्यू देगा, फिर 2 डिग्री के बाद 3 देगा, फिर 4 देगा, फिर 5 देगा। अगर हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं, अगर हम उनको पूर्ण शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं तो हम यही वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। या तो 1 को ज्ञात कर लो, 2 को कर लो, 3 को कर लो। इसके बीच की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो आपसे एरर होगी, डेफिनेटली एरर होगी। तो हम इसको तो सही से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इसको हम सही से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, इसके लिए हमें स्पेशल टाइप के थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होगी दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि टीएफ पास पास है। दूर कर दिया तो हम किसी ऑर्डिनरी या सामान्य से थर्मामीटर से भी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से राष्ट्र ने किसको यूज में लिया, कपूर को यूज में लिया, क्योंकि कपूर को यूज करने पर डेल्टा टीएफ ज्यादा हो गया तो वह किसी सामान्य से थर्मामीटर से इनका टीएफ और टी1 कैलकुलेट कर सकता था। आई बात समझ में? तो आपको एक रीजन पता लग गया, मतलब कपूर को लेने का रीजन पता लग गया कि राष्ट्र ने सिर्फ कपूर को क्यों लिया, क्योंकि उसका केएफ कितना मिला, 37.7 डिग्री सेल्सियस। ये तो होगी कपूर को लेने की कहानी। अब आते हैं वास्तविक कहानी पर, रियल स्टोरी पर। रियल स्टोरी में तो कुछ भी नहीं है भाई, वही है जो बेकमान ने कहा था।
बेकमैन साहब ने क्या कहा था कि भाई आपको पहले क्या लेना है, सोलवेंट लेना है, उसके लिए क्या कैलकुलेट कर लेना है, टीएफ कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसमें विलेय को मिलाना है और उसके लिए क्या कैलकुलेट कर लो, T1 कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो बेकमैन ने क्या क्या था, हिमांक ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें गलनांक ज्ञात करना पड़ेगा। गलनांक क्यों ज्ञात करना पड़ेगा भाई, अब देखो गलनांक बोलूं या हिमांक बोलूं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलूं या मेल्टिंग पॉइंट बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन बेकमैन में हमने फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया और यहाँ पर हम गलनांक को कैलकुलेट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। क्यों, आप जानते हो जो कपूर होता है वो रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। आप लोगों के घरों में कपूर होगा, भगवान की पूजा में कपूर को काम में लेते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो हम उसको लिक्विड में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। गलनांक और हिमांक सेम होता है, हमें पता है, तो उसको उसके लिए गलनांक ज्ञात कर लो पिघला के, उसमें सोल्यूट मिलाओ और विलयन बना लो, जमा लो उसको, वापस से उसके लिए गलनांक ज्ञात कर लो। तो एक को बोल दो टीएफ, सोलवेंट का जब प्योर का करोगे आप तो टीएफ, जब सॉल्यूशन का करोगे तो टी1 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टीएफ माइनस टी1 मिल जाएगा, डेल्टा टीएफ आ गया। तो यहां से चाहो तो आप एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, इस वाले फॉर्मूले से करोगे, बार बार हम इसी फॉर्मूले को काम में लेते हैं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको एम की वैल्यू भी पता लग जाएगी। ठीक है, लिखो भाई इसके अंदर, लिखो राष्ट्र ने इस विधि में कपूर का उपयोग किया। राष्ट्र ने इस विधि में कपूर का उपयोग किया, कपूर का उपयोग किया क्योंकि कपूर का केएफ 13.7 डिग्री सेल्सियस होता है, 13.7 डिग्री सेल्सियस होता है। 13.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जल के केएफ की तुलना में, जो जल के केएफ की तुलना में अत्यधिक है, जो जल के केएफ की तुलना में अत्यधिक है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर उसके डेल्टा टीएफ में, या उसका डेल्टा टीएफ 37.7 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। उसका डेल्टा टीएफ 37.7 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। इतने बड़े अंतर को किसी सामान्य थर्मामीटर से, इतने बड़े अंतर को किसी सामान्य थर्मामीटर से ज्ञात किया जा सकता है, किसी सामान्य थर्मामीटर से
ज्ञात किया जा सकता है। सामान्य थर्मामीटर से ज्ञात किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखो, सर्वप्रथम शुद्ध कपूर का गलनांक बिंदु ज्ञात किया जाता है। शुद्ध कपूर का गलनांक बिंदु ज्ञात किया जाता है। उसके पश्चात इसमें विलय मिलाकर इसके पश्चात इसमें विलय मिलाकर बनने वाले विलयन का गलनांक ज्ञात किया जाता है। बनने वाले विलयन का गलनांक ज्ञात किया जाता है। इन दोनों की सहायता से डेल्टा टीएफ ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों की सहायता से डेल्टा टीएफ ज्ञात किया जा सकता है तथा डेल्टा टीएफ से अज्ञात विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। डेल्टा टीएफ की सहायता से अज्ञात विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूला लिख लो भाई, आप लोग लिखो, इन दिस मेथड Rast used camphor because kf of camphor is 37.7 degrees Celsius. kf of camphor is 37.7 degrees Celsius, which is very more than kf of H2O, which is very more than kf of H2O. kf of H2O. it means when 1 mole of solute is mixed with 1000 gram of solvent, then 37.7 degrees Celsius delta TF is obtained. Which can be measured by ordinary thermometer. Next line से लिखो, initially melting point of pure camphor is measured after solute is mixed in it.
solute is mixed in it, and melting point of resulting solution and melting point of resulting solution resulting solution is measured by these. Delta TF can be calculated by these. Delta TF can be calculated. Delta TF can be calculated, and on the basis of delta TF, on the basis of delta TF, molar mass of unknown solute, molar mass of unknown solute is calculated. Molar mass of unknown solute can be calculated. ठीक, इसी के साथ हमारे अणु संघ के गुणधर्म खत्म हुए। 4 टाइप के थे, चारों हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा था परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा वाष्प दाब, मतलब वेपर प्रेशर। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्वथनांक, और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा गलनांक। तो चारों खत्म हो गए। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है विलयनों के अपसामान्य मान या एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्य मान क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। जब हम नॉर्मल को जान जाएंगे तो एबनॉर्मल भी हमें पता लग जाएगा। तो पहले बात करेंगे नॉर्मल पर, फिर कहाँ की तरफ जाएंगे हम, एबनॉर्मल की तरफ जाएंगे, अपसामान्य की तरफ जाएंगे। तो देखो, जब किसी भी विलय को विलयन में घोला जाता है तो 3 तरह की कंडीशंस पॉसिबल होती है। एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने। देखो भाई, माना कि मैंने एक विलय लिया, एक सोल्यूट लिया, उस सोल्यूट को मैं मिक्स करना चाहता हूं किसी सोलवेंट के साथ में, किसी विलायक के साथ में घोलना चाहता हूं। तो 3 तरह की कंडीशन पॉसिबल है। माना कि इस विलय के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे। इस सोल्यूट के मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए, 100 मतलब 100 अणु लिए। तो पहली कंडीशन कहती है कि जब मैंने इस सोल्यूट को इस सोलवेंट में घोला, इस विलय को इस विलायक में घोला, तो घोलने के बाद भी ये कितने बने रहे, 100 ही बने रहे। पहले भी 100 थे, बाद में भी 100 बने रहे। दूसरी कंडीशन कहती है कि जैसे ही घोला तो घोलने पर उनका मान 100 से ज्यादा हो गया, मतलब घुलने वाले अणुओं की संख्या इस 100 से ज्यादा हो गई। पहले तो 100 थे, बाद में मुझे ज्यादा मिले, तो मॉलिक्यूल्स इस 100 से ग्रेटर देन हो गए, ज्यादा हो गए। अगली कंडीशन, माना कि मॉलिक्यूल इस 100 से क्या हो गए हो, कम हो गए हो। बोलो तीनों पॉसिबल है कि नहीं? या तो मॉलिक्यूल बराबर रह सकते हैं, या ज्यादा हो सकते हैं, या कम हो सकते हैं। इन 3 के अलावा चौथी कंडीशन आपको कोई नजर आती हो तो मुझे कमेंट कर दो फटाफट से। हाँ, मुझे कमेंट कर दो भाई। अगर इन 3 के अलावा आपको 4th कंडीशन भी लग रही है कि पॉसिबल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बता सकते हो भाई। 3 कंडीशन ही पॉसिबल होगी, या तो इक्वल रहेंगे, या ग्रेटर देन होंगे, या लेस देन होंगे। ठीक है,
इनमें से जो पहली कंडीशन है, मतलब मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब मैंने विलेय को सोलवेंट में घोला और इसके मॉलिक्यूल मुझे एज इट इज मिले, 100 पहले थे तो 100 बाद में मिले, इस कंडीशन को कहा जाता है नॉर्मल। या इस कंडीशन में जो वैल्यूज मिलती है उन वैल्यूज को कहा जाता है नॉर्मल वैल्यूज या सामान्य मान। होगा क्या भाई, हम हमेशा दो तरह की वैल्यूज निकालते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल और एक हम निकालते हैं थ्योरेटिकल। जब इस कंडीशन में आप अगर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू निकालोगे, प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक मान निकालोगे, तो दोनों मान आपको एक जैसा प्राप्त होगा। पहले भी 100 था, बाद में भी 100 था, तो दोनों मान आपको एक जैसे मिलेंगे। प्रैक्टिकल इस थ्योरेटिकल के समान मिलेगा, इस सैद्धांतिक की जैसा मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू मिलेगी हमें, उनको कहा जाता है नॉर्मल वैल्यूज या सामान्य मान। इन दोनों कंडीशन में आप ज्ञात करो एक्सपेरिमेंटल और क्या ज्ञात करो, थ्योरेटिकल। मतलब आपने प्रैक्टिकल ज्ञात किया और सैद्धांतिक ज्ञात किया, तो इस कंडीशन में दोनों मान आपको एक समान नहीं मिलेंगे। जब एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल एक समान नहीं होते तो इन्हें ही क्या कहते हैं, हम एबनॉर्मल वैल्यूज कहते हैं या अपसामान्य मान कहते हैं। अगर दोनों मान एक दूसरे के समान हो, कब होगा? जब घोलने से पहले भी 100 हो, मतलब घोलने से पहले और डिसोल्व करने के बाद दोनों एक समान मिले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जैसे हो, तो इस कंडीशन में दोनों वैल्यूज एक जैसी होगी और इसे कहोगे आप नॉर्मल वैल्यूज। अगर वो चेंज हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो इस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट हो गई, तो इसी डिफरेंट वैल्यू को क्या कहोगे आप? एबनॉर्मल वैल्यू कहोगे या अपसामान्य मान कहोगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई कि अपसामान्य क्या होता है और सामान्य क्या होता है? जब समान मिले तो सामान्य, असमान मिले तो अपसामान्य या एबनॉर्मल वैल्यू। ठीक है भाई, तो आगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि दोनों समान थे। अब देखो थ्योरेटिकल को तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास। अब जरूरत पड़ी किसको कैलकुलेट करने की? इस एक्सपेरिमेंटल को कैलकुलेट करने की। अगर समान होता तो हम सीधा बोलते भाई इसके समान हो गया। अब ये बदल गया तो कितना बदला उसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसको ज्ञात करने का हमें नया फॉर्मूला चाहिए था, नया सूत्र चाहिए था। तो नया सूत्र ज्ञात किसने किया? वान टॉप नाम के एक वैज्ञानिक ने। बिल्कुल ये वही है जो हमारे पहले काम आया था, याद है? ऑस्मोटिक प्रेशर में भी यही आया था और वापस घूमकर दोबारा वापस ही आ गया। इस वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बनाया, एक गुणांक परिभाषित किया। इसको ज्ञात करने के लिए, इस एबनॉर्मल या अपसामान्य मान को ज्ञात करने के लिए इसने एक गुणांक परिभाषित किया, एक कोफिशिएंट डिफाइन किया। उस कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई बात समझ में, इस आई को कहा जाता है वान हाफ गुणांक या वान हाफ कोफिशिएंट कहा जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? आई से करोगे, कहोगे क्या? वान हाफ कोफिशिएंट या वान हाफ गुणांक। इसकी सहायता से इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि इसका टारगेट क्या था? ये तो हमें फॉर्मूले से मिल जाएगी, लेकिन ये इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो उसको ज्ञात करने के लिए किसी नए साइंटिस्ट को आना पड़ा और एक नया गुणांक परिभाषित किया। इस गुणांक की सहायता से आप इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को या इस प्रैक्टिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? जरा लिख दो फटाफट से, लिखो भाई जल्दी लिखो। जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो तो
विलय की 3 स्थितियां संभव होती है। विलय की 3 स्थितियां संभव होती है, संभव होती है। अगली लाइन से लिखो, विलय को विलायक में घोलने पर विलय को विलायक में घोलने पर यदि उसके अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि उसके अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस स्थिति में सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान के बराबर प्राप्त होते हैं। सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान के बराबर प्राप्त होते हैं। सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान के बराबर प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में प्राप्त मान सामान्य मान कहलाते हैं। इस स्थिति में प्राप्त मान सामान्य मान कहलाते हैं। अगली लाइन से लिखो, जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर, जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर यदि उसके अणुओं की संख्या, यदि उसके अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, तो अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, तो इस स्थिति में प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मानों के बराबर प्राप्त नहीं होते। प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मानों के बराबर प्राप्त नहीं होते। इस स्थिति में प्राप्त मान अपसामान्य मान कहलाते हैं। इस स्थिति में प्राप्त मान अपसामान्य मान कहलाते हैं। अपसामान्य मान कहलाते हैं। अपसामान्य मान तब प्राप्त होते हैं जब अपसामान्य मान तब प्राप्त होते हैं जब विलय का विलयन में संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है। संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है। संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है, क्योंकि संगुणन अथवा वियोजन के कारण, संगुणन अथवा वियोजन के कारण विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। अगली लाइन से लिखो, अपसामान्य मान को ज्ञात करने के लिए वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने, अपसामान्य मान को ज्ञात करने के लिए वान टॉप नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक आई परिभाषित किया। एक गुणांक आई परिभाषित किया जिसे वान टॉप गुणांक कहते हैं। जिसे वान टॉप गुणांक कहते हैं। यह प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान का अनुपात होता है।
यह प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान का अनुपात होता है। प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान का अनुपात होता है। फॉर्मूला लिख लो भाई, आप लोग लिखो। When solute is mixed in solvent, when solute is mixed in solvent, then if number of molecules of solute, then if number of molecules of solute does not change, then in this condition experimental value is obtained, experimental value is obtained equal to theoretical value, obtained equal to theoretical value. Theoretical value. In this condition, obtained values are called normal values. In this condition, obtained values are called normal values. Normal values. Next line से लिखो. When solute is mixed in solvent, when solute is mixed in solvent, then number of molecules of solute, number of molecules of solvent is changed. Then in this condition experimental values is not obtained, experimental values is not obtained equal to theoretical value, is not obtained equal to theoretical value. In this condition obtained values are called, in this condition obtained values are called abnormal values. Abnormal values. Abnormal values are obtained due to, abnormal values are obtained due to association and dissociation of solute in solution, association and dissociation of solute in solution. Next line से लिखो. To calculate abnormal values, to calculate abnormal values, want of defined a coefficient I, defined a coefficient I, which is called want of coefficient, which is called want of coefficient. It is ratio of practical value and theoretical value. It is ratio of practical value and theoretical value. Practical value and theoretical value. ठीक है भाई, फॉर्मूला बोर्ड से लिख लो. अब देखो, हमने अलग अलग तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है. सबसे हम पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था. ऑस्मोटिक प्रेशर के लेवल, अगर इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर O और ऑस्मोटिक प्रेशर T. O का मतलब ऑब्जर्व्ड और T का मतलब थ्योरेटिकल. यहाँ पर लिखा हुआ है O का मतलब ऑब्जर्व्ड और T का मतलब थ्योरेटिकल.
ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर की इसमें होगी। अगर इसको मैं डेल्टा पी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड और डेल्टा पी थ्योरेटिकल। अगली मैं इसको किसकी फॉर्म में, डेल्टा टीबी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड और डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसी को मैं डेल्टा टीएफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड और डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल हो जाएगा। बोलो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने इस आई को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो थ्योरेटिकल आपको कहां से पता लगेगा, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उन फॉर्मूले से आपको टीटी पता लग जाएगा। आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व चाहिए तो आपको आई गिवन करेगा और उस आई से इस टी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जैसे कि ये आई बराबर मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये आपको पता लग जाएगा फॉर्मूले से। जो फॉर्मूला वैल्यू देगा ना वो टी वाली वैल्यू होगी। अगर आपको ऑब्जर्व वैल्यू चाहिए तो आई को मल्टीप्लाई कर दो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से। ये फॉर्मूला देगा, ये आपको गिवन करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ प्रैक्टिकल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। इस तरह से आप प्रायोगिक मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, मैंने तीन तरह की कंडीशन आपको डिस्कस करवाई थी। एक बार तो चेंज नहीं हुआ, एक बार चेंज हो गया, एक बार भी चेंज हो गया था। तो वेर क्या होगा भाई, उनको स्पेसिफाई कर देता हूं मैं। आई बराबर 1 कब होगा बताओ, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान के बराबर हो गया तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 कब होगा, जबकि मॉलिक्यूल सेम ही बने रहे, 100 पहले थे तो 100 ही रहे, नो डिसोसिएशन। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा भाई, नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन। मतलब न तो संगुणन न तो वियोजन और ना ही संगुणन। बोलो बात क्लियर है, दोनों बराबर थे मतलब आई बराबर 1 हो जाएगा। अब हमने अगली केस कर दिया आई ग्रेटर देन 1, यही होगा। अब देखो प्रायोगिक ज्यादा है और ये कम है, तो मैंने कहा था देखो ये डिपेंड किस पर करते हैं, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा कण होंगे उतना ज्यादा मान मिलेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ये वाली आई ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, ये प्रायोगिक मान ज्यादा है, थ्योरेटिकल मान कम है। तो हुआ क्या होगा, पहले मॉलिक्यूल 100 होंगे तो बाद में बढ़कर ज्यादा हो गए, ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए, इसी वजह से हमें ऑब्जर्व मान ज्यादा मिला। ज्यादा मिला मतलब बाद में मॉलिक्यूल बढ़कर क्या हो गए होंगे, 100 बढ़कर होंगे। मतलब पहले 100 थे तो बाद में 100 से बढ़ गए होंगे, तभी तो हमें ये ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा मिलेगी। और ऑब्जर्व ज्यादा होगा तो आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अरे ज्यादा कब होता है, जैसे कि मैंने NaCl लिया, अगर वह टूट जाता है, दोनों टूट जाते हैं तो बताओ इस कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो आई ग्रेटर देन 1 कब होगा, जबकि क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा भाई, वियोजन हो जाएगा। आगे बात सुनने, ज्यादा कम हो गए जब ये और ये दोनों अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ पर एक है अलग अलग हो गए तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक से बढ़कर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये कंडीशन कब होगी, जबकि वियोजन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। और अगली कंडीशन लेस देन, मतलब ये कम हो गया ये ज्यादा। अब देखो ये प्रॉपर्टी कम है तो मतलब वो कंडीशन जो पहले तो ज्यादा थे बाद में कम हो गए। कम कब होंगे, जब कुछ अणु जुड़ जाएंगे, जैसे कि 100 थे, 100 में से कुछ जुड़ गए और जुड़कर क्या बन गए, 70 ही बन गए। तो बताओ कम हो गए, कम मॉलिक्यूल्स हो गए तो ऑब्जर्व भी क्या मिलेगा हमें, कम ही मिलेगा।
कम मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ये, अरे पहले सोते अब जुड़ गए तो मतलब क्या हो गया, संगुणन हो गया, मतलब एसोसिएशन हो गया। अरे बोलो तीनों की तीनों कंडीशन एकदम क्लियर है कि नहीं, आए बात समझ में। बराबर कब होगा, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, ग्रेटर देन कब होगा, जबकि अलग अलग हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, म्यूजन हो जाए। लेस देन कब होगा, जबकि क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, मतलब उनका संगुणन हो जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लो भाई बोर्ड से। पहले इसके साथ बगल में ये लिख लेना, फिर जहां करके लिख लो आई बराबर 1 इसका स्थिति में, ये होगा इस स्थिति में, ये होगा इस स्थिति में। लिख लो फटाफट से, जल्दी कर लो। बाकी कल करते हैं भाई, कल इस यूनिट को खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। तो कल का लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, कल इसको खत्म कर देंगे, लास्ट लेक्चर है कल का। तो आपके अब तक की जो भी दिक्कत हो कल ले आना भाई मेरे पास, कल सोल्व करा दूंगा, मुझे कमेंट कर देना।